स्वागत है आप सभी का आरएन क्लासेस में। मैं यहाँ आप लोगों के लिए PYQ सीरीज कंटिन्यू ला रहा हूँ। इसी कड़ी में अगला वीडियो है 4 जनवरी 2021 के शिफ्ट नंबर 2 का। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और इसमें हमने करंट अफेयर को भी डाल रखा है, तो इससे आप लोगों को क्या होगा कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना करंट क्वेश्चन पूछ रहा था हर शिफ्ट में। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को और अच्छे से डिस्कशन करते हैं। आप लोग एकाग्रता बना के इसको देखिएगा और फिर देखिएगा कि किस टॉपिक से कितना वेटेज है। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को लोकसभा में नियुक्त करते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 331 याद रखिएगा। बट हमारे संविधान में 104 संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ। उस अधिनियम में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया, यानी कि अब जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय थे इसको नियुक्त नहीं किया जाता है। सेम उसी तरह राज्य विधानसभा में भी नियुक्त किया जाता था। कितना? 2 लोग, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य। अब उसको भी खत्म कर दिया गया है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G-SET एक क्या है? एक्चुअली ये उस समय का करंट था, क्योंकि G-SET 31 जो है ये 2019 में कहां से छोड़ा गया था? फ्रेंच गुयाना छोड़ा गया था। फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था और जो रॉकेट था उसका नाम था एरियन 5 रॉकेट। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस तरह का उपग्रह है, तो ये एक दूर संचार उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल MS ऑफिस 2010 की वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट मौजूद होती है? तो इसमें टोटल 3 वर्कशीट मौजूद होती है। इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि शीट 1, शीट 2 और शीट 3 नाम दिया गया है इसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा। तो ध्यान रखिएगा, एक राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था, इसको याद रखिएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था, जिसमें यह कहा गया था कि संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1963। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है? तो इसका नाम हो जाएगा वसा ऊतक। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसा ऊतक। ध्यान रखिएगा, ये नाम से ही क्लियर है, वसा संचय करने वाला ऊतक, वसा ऊतक। अगला क्वेश्चन क्या है, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपको 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था, जिसके तहत विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दिया गया था। और उस समय जो हमारे देश के कंट्री के जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? वो था लॉर्ड कैनिंग था। और ध्यान रखिएगा, जो ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, इसके जो प्रचारक थे, मुख्य प्रचारक थे, उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। ठीक है, और ये अधिनियम पूछ ले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ये आप लोगों को पता होगा, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिला में। कहाँ पे? ये निकोबार जिला में। ध्यान रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, इसको पहले हम लोग पाइगमिलियन
मिलियन पॉइंट, या फिर दूसरा पार्सन्स पॉइंट के नाम से जानते थे। एक सेकंड रुक जाओ, पार्सन्स पॉइंट के नाम से जानते थे। क्योंकि हुआ है कि यहाँ पे 1984 में हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी। इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद इसका नाम इंदिरा पॉइंट ही रखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिले में है। इसको हम लोग पहले पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जानते थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर था? ये उस समय का करंट क्वेश्चन था। देखिए करंट कैसे पूछा जाता है, इससे आप लोग एक ओवरव्यू लगा सकते हैं कि करंट किस तरह का करंट आपको प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना है। हालांकि करंट को आप नहीं छोड़ सकते हैं, करंट आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिए जहां से भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि करंट हर शिफ्ट में 5 से 6 वेटेज लेके आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदौर, याद रखिएगा इंदौर। और एक चीज और रखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो है इसको ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन आता है। ये आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन आता है। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडित रमाबाई सरस्वती देश की महान विद्वान थी। तो ये संस्कृत की महान विद्वान थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से? तो एक बॉम्बे में बोरी बंदर नाम का जगह है, वहां से लेकर के ठाणे तक चलाई गई थी। ये टोटल डिस्टेंस इसका था 34 किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा भारतीय रेलवे का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है डलहौजी को। भारतीय रेलवे का श्रेय किसको दिया जाता है? डलहौजी को। और हमारी भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853, ऑप्शन नंबर 3। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरसंचार क्षेत्र में ISP का अर्थ क्या है? पिछले एक साल CBT 1 में हर शिफ्ट में एक कंप्यूटर से फुल फॉर्म पूछा जा रहा था। हर शिफ्ट में, कहीं शिफ्ट में इजी, किसी में हार्ड। तो आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा कंप्यूटर का जो भी है। इसका हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कह देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है? अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहेगी, और गति में है तो वो गति में रहेगी। तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स लगाया नहीं जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019 किसने जीता था? ये भी करंट का क्वेश्चन था उस समय का। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी जैदी। क्या हो जाएगा? एनी जैदी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि करंट उस समय का आप लोगों को पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो करंट तो पूछेगा नहीं। बस आपको मैं ये PYQ का एनालिसिस करवा रहा हूं, तो आपको बताना जरूरी है कि करंट का वेटेज कितना था और किस तरह का करंट पूछा जा रहा था, ताकि आप उस अकॉर्डिंग रेलवे के माइंड सेट को समझ सके। सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता था। तो सुशील कुमार कौन सा खेल में ओलंपिक पदक जीता था? तो सुशील कुमार कुश्ती से रिलेटेड है। सुशील कुमार कुश्ती खेलते हैं। ठीक है, सुशील कुमार के बारे में अगर कुछ बात जान ले तो ध्यान रखिएगा, सुशील कुमार 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। इन्हें 2009 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो ये सुशील कुमार कुश्ती, और ये बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीते थे।
2020 तक भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम था, क्या नाम था इनका, ध्यान बताइए इसका क्या नाम था? इनका नाम था जॉन बार्डिन। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, इसीलिए देखो 40 क्वेश्चन में इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा कि आप 40 बना रहे हो, लेकिन मैं ये कहता हूं ना कि आप इधर कम से कम 30 तो कर ही किया हो, 30 आप कर सकते हो, और इधर रीजनिंग में 60 में एटलीस्ट 55 के लिए किया हो, तो 55 + 30 85, CBT 1 में 85 इनफ है किसी भी जोन के लिए, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन तो हो ही जाएगा। ये अपनी तरफ से 85 का टारगेट लेके चलो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र, वो होता है HCOOH। क्लियर? अगला देखो, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, ध्यान रखिएगा, अपना पहला कारखाना खोला था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2015 ईस्वी में। ये भी उस समय का करंट ही मान लो, लेकिन ये 4 साल पुराना करंट है, तो देख रहे हो रेलवे का मूड कैसा है। इसीलिए इस बात की मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि 6 महीना करंट पढ़ के आप चले जाओ और आप अच्छे कर लो, अच्छा मतलब डेट आओगी, नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता। मोटा मोटा करंट आपको 2 साल 3 साल कवर करना पड़ेगा। ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है? तो ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं जॉब हार्टसन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉब हार्टसन। याद रखिएगा, ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं जॉब हार्टसन। थोड़ा सा आविष्कारक से भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिजिक्स के टॉपिक से रिलेटेड है ये। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है जिसको हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं? ध्यान रखिएगा, ये हमारे आवर्त सारणी के समूह 18 के जितने भी तत्व हैं वो एक उत्कृष्ट गैस है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा, तो ये नाइट्रोजन नहीं होगा, फ्लोरीन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं? तो नवंबर 2020 तक, उस समय तक 22 रिएक्टर काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ मैं बात आपको और बता दूं, थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं कि जो मुख्य परमाणु रिएक्टर हैं वो मैं आपको रिवीजन, जैसे कि एक याद करना, कलपक्कम और कुंडनकुलम। कलपक्कम और कुंडनकुलम है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। एक ले लो तुम ना, काकरापार, ये है गुजरात में। नरोड़ा है यूपी में। रावत भाटा ये कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद एक हो जाएगा तारापुर, ये महाराष्ट्र में है। और एक और मैं बता दूं आपको, एक कैगा याद रखना, ये कर्नाटका में है। ये 5-6 हैं, इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाते एग्जाम में। अगला देखते हैं, नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कहाँ बना था? तो मैं बता दूं कि ये बना था अमरावती उच्च न्यायालय 2020 के समय। उस समय जो थे वो कौन थे? प्रशांत कुमार मिश्रा थे। और आर्टिकल 214 कहता है हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 214 क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? तो ये सैयद अहमद खान साहब ने किया था। इसको याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है।
और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, ये भी याद रखिएगा। बाद में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया 1920 के आसपास में किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये दोनों नाम और ये सैयद अहमद खान साहब को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? जिसको हम लोग जानते हैं ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ये 1970 में शुरू किया गया था और इसके जनक थे वर्गीस कुरियन साहब, जो अमूल के संस्थापक भी थे। वर्गीस कुरियन, इन्हीं के पैटर्न पे ये क्रांति शुरू हुई थी। कौन सी? श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, और अभी इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये भी याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए किया गया था। जब वो विराट जीत के आ रहे थे तब जाके उन्होंने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। बुलंद दरवाजा का मतलब होता है जीत का द्वार। उस जीत से वो इतने खुश थे कि वो रास्ते में आते आते फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बना दिया। ठीक है, अब सोच लो कितने खुश थे। और कब बनाया था इन्होंने? 1575 में इसको बनाया था, याद रखिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर ये पर्यावरण मंत्रालय का एक पहल है। 1973 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1973 में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो पहले बता दें कि जामा मस्जिद का कार्य कौन करवाया था? शाहजहां ने अपने शासनकाल में करवाया था। शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। जिसका शासन का कब से कब तक की जामा मस्जिद, कितना समय लगा था इसमें? तो ये 1644 में बनना शुरू हुआ था और 1656 में बनकर पूरा हो चुका था। और इसके जो मुख्य कौन थे? शिल्पकार थे, वो उसका नाम था उस्ताद खलील। ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, उस्ताद खलील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1656। मतलब कि मुझे से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ रहा था, वो भी उसके आर्किटेक्चर से कब बनना शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा था लास्ट टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा है? तो ये एक बुक है, इसको रामचंद्र गुहा ने लिखा है। भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा ने इस बुक को लिखा है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का किसके किसके बीच चल रही है? तो पहली चली थी बनारस से, वाराणसी से नई दिल्ली तक, ठीक है। और अब भी ये चल रही है नई, दूसरी जो चली थी वो चली थी, मोदी जी ने इनको झंडा दिखाया था, हरी झंडी, ये नई दिल्ली से कटरा तक चली थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली से कटरा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो 22 भाषाएं सूचीबद्ध है। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो संविधान जब बना था उस समय कितनी थी? तो उस समय मात्र 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं बाद में इसमें ऐड की गई है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया? तो गांधी स्मृति दर्शन समिति एक्चुअली क्या है? ये एक संग्रहालय है, ये गांधी जी का एक संग्रहालय है जहाँ पे गांधी जी ने अपने जीवन अंतिम 144 दिन बिताए थे, ठीक है। इस संग्रहालय में बहुत सारे पुस्तक भी हैं। इसका पूर्व नाम था बिरला हाउस। क्या नाम था? बिरला हाउस या बिरला भवन, लेकिन बाद में इसे गांधी स्मृति संग्रहालय बना दिया गया। इसका जो गठन हुआ था वो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 सितंबर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो नाबार्ड, नीति आयोग नहीं करता है, नाबार्ड भी नहीं करता है, एफसीआई भी नहीं करता है, सीएसीपी करता है। अब जानते हैं कि सीएसीपी है क्या। इसका फुल फॉर्म है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी
और मैं आपको बता दूं, यही एक संस्था है जो कैबिनेट को निर्देश देता है, कैबिनेट जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, कि किसी भी फसल का एमएसपी कितना होना चाहिए। हालांकि कैबिनेट इस चीज को मानने के लिए बात ही नहीं है, लेकिन ये उनको ये करता है, सलाह देता है। एमएसपी, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये भी ध्यान रखिएगा, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? ये क्वेश्चन तो मत पूछो, यूएनएससी जो है ना, इतना ना पूछा था पिछले बार, भर भर के क्वेश्चन पूछा था। यूएनएससी यूनाइटेड ऑर्गन के जो छह है उसमें से ये एक ऑर्गन है उसका, जो शांति और समझौता वगैरह के लिए ध्यान रखता है। एक बार मैं फिर से जिक्र कर दूं, इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसको हम लोग P5 या बिग 5 कहते हैं, जो परमानेंट है, और 10 होता है जो हर 2 साल पे रिटायर करता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो वही पूछ रहा है कि इसका कार्यकाल गैर अस्थायी तो हो जाएगा 2 साल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो टैक्सोल यव नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिससे बहुत तरह तरह के मेडिसिन बनाए जाते हैं। सांबर झील कहाँ स्थित है? तो ये सांबर झील कहाँ है भाई? ये राजस्थान में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। ऐसी झील है ये, खारे पानी की झील है। ये राजस्थान की खारे पानी की झील है। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान में खारे पानी की एक और झील है जिसका नाम है पचपदरा झील। क्या नाम है? पचपदरा झील। और राजस्थान में कुछ और झील है, जैसे कि जयसमंद झील, जयसमंद, राजसमंद, एक ले लो तुम पिछोला। लेकिन ये सब ना, ये सब मीठे पानी की झील है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था तुमको, ये क्या है? ये है राइट टू एजुकेशन। क्या है ये है राइट टू एजुकेशन। इसको 2009 किस तारीख को, तारीख भी ध्यान रखना, 4 अगस्त 2009 को ये अधिनियमित कर दिया गया था, और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू कर दिया गया था। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से डील करता है, जो कि मूल अधिकार है, और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी करता है। ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो ये था आपको 943। कितना था? 943 था। और इसमें ध्यान रखना, सबसे जो उच्चतम महिला लिंग अनुपात था वो केरल का था। कितना था ये? 1084। और जो सबसे कम था वो था हरियाणा का। हरियाणा का कितना था? हरियाणा का था 879। ये दोनों पॉइंट याद रखना। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जल मार्गों की अनुमानित कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर। कितनी है? 14,500 किलोमीटर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। कहां पर है? नोएडा में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संभवतः ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सबसे पहले जानते हैं यूनिसेफ का फुल फॉर्म। कभी कभी डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लेगा हमसे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें कुल 192 कंट्री भी है। तो ये था हमारा 4 जनवरी बैचिक नंबर 2 का एनालिसिस। इसमें आप लोगों को कितना क्वेश्चन बना, कितना आ रहा था, आप लोग कितना ईमानदारी से कितना स्कोर कर पा रहे थे, ये शेयर कीजिएगा कमेंट में।
और दूसरी बात, आप लोग इस क्वेश्चन को देख के एनालाइज कीजिए कि तैयारी किस तरह से करनी है। उसके बाद तो ये था हमारा लास्ट में। वीडियो के नीचे में क्या क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिए, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले तारीख को अगले शिफ्ट की वीडियो के साथ, और मैं ये पूरा सीरीज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।